आज हम लोग डे 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी को पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, बेकर सीरीज होती है तो इसके लिए एन की वैल्यू फिक्स होती है। एन की वैल्यू फिक्स होने का मतलब है कि अगर कोई बाल्मर सीरीज का फॉर्मेशन करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी हायर सेल से n = 1 में जंप करेगा। तो उसी तरह से हमारा जो बाल्मर सीरीज होगा, बाल्मर सीरीज के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करने वाला है? ये n = 2 में जंप करेगा किसी भी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से, मतलब n = 3, n = 4 से जंप करके आएगा। और जितने हायर ऑर्बिटल से जंप करके n = 2 में आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उतनी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी को अगर हाई रखे हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्लियर है? तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी कम रखना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करना चाहिए? बगल वाले ही सेल से जंप करना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस कम हो, तो उसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। तो हमारे हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए अगर बाल्मर सीरीज में चाहिए तो हम लोगों को n = 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करना होगा। तो हमारे n = 3 से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके n = 2 में जा रहा है तो इससे क्या होगा? इससे हम लोगों को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मेशन होगा और ये शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी देगी हमें। तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें वेव नंबर चाहिए। वेव नंबर आपको पता है 1/λ चाहिए। तो वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है? 1/λ = वेव नंबर। ये होता है फार्मूला आपको 1.09677 और इसके लिए क्या होता है? n2 - n1 फाइनल माइनस इनिशियल। कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है? तो बाल्मर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाल्मर सीरीज के लिए आपकी फाइनल जो वैल्यू है ऑर्बिटल की ये 2 हो जाएगी। और इनिशियल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू हम लोगों को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए, थर्ड ऑर्बिट से जंप करें। तो जब इसके वैल्यू को रखते हैं तो हम लोगों को इसमें क्या होगा? इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये क्या होने वाला है? n2 का, ये n2 का स्क्वायर होने वाला है। फाइनल का इसका भी स्क्वायर होगा, इनिशियल का भी स्क्वायर होगा। n2 क्या है आपको? फाइनल ऑर्बिटल। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1/4 - 1/9, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या होगा? 5/36 होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये कांस्टेंट में। ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट होता है 1.09677 × 10⁻7 पर मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेव नंबर हमें मिल जाएगा 1.523 × 10⁻6 पर मीटर। ठीक है, यही आप लोगों को वेवलेंथ पूछ रहा था और हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिए। मेन इसमें क्या दिक्कत था? इसमें हमें बाल्मर सीरीज के लिए ऑर्बिटल चाहिए था, तो वो क्या होगा? सेकंड ऑर्बिटल होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। तो देखिए इस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोगों को जितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी वो मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी है और फिफ्थ ऑर्बिट का कितना एनर्जी है। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड, वेवलेंथ भी चाहिए। तो पहले एनर्जी डिफरेंस से एनर्जी निकाल लेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों को आर्ग में दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, मतलब कि n = 1 की एनर्जी दी हुई है, -2.18 × 10⁻11 आर्ग्स। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर 1 आर्ग्स होता है 10⁻7 जूल के बराबर होता है। तो उसके टर्म्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये जूल में एनर्जी वैल्यू होता तो क्या होता? ये होता -2.18 × 10⁻18 जूल होता है एनर्जी। तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि जूल में एनर्जी मिल जाएगा तो मीटर में आ जाएगा आंसर। तो हम लोग फाइनल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल में कॉमन क्या हो गया? ये वाला टर्म्स। एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? Z² / n²। तो Z तो हाइड्रोजन के लिए, सेम एलिमेंट के लिए एक ही होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन के लिए यहाँ Z की वैल्यू भी 1 हो रही है। और n = 5 के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर हो गया, फिफ्थ की और एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं।
तो जब इसकी एनर्जी हम लोग देखते हैं तो ये एनर्जी पॉजिटिव आता है, कहने का मतलब इतना हमें एनर्जी सप्लाई करना होगा, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। अगर ये एनर्जी नेगेटिव आती तो हमें ये एनर्जी क्या करता, रिलीज़ करता, ये खुद एटम क्या करता, एनर्जी रिलीज़ करता। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो मिल गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, या कहो कि फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ में अगर हमें ट्रांसफ़र करना होगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वैल्यू क्या है हम लोगों को, वैल्यू है 2.092 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी सप्लाई करनी होगी। इसका सेकंड पार्ट है कि इसमें वेवलेंथ क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग। तो हमें पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों को डेल्टा एच सी बाय लेमडा, ये किसके बराबर होता है, एनर्जी के इक्वेशन के बराबर होता है। तो इसी एनर्जी के इक्वेशन में हम लोग एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या होता है, आपको एनर्जी होता है एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा के लिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लेमडा के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा एच सी बाय ई एनर्जी। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो ये वैल्यू ही हम लोग सारे वैल्यू को दिए हुए हैं। एच है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी है आपको स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद है एनर्जी, ये आपने पहले ही कैलकुलेट किया है। तो इसकी वैल्यू को जब हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है, 9.4989 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब इसी को अगर आपको एंगस्ट्रम में चाहिए तो हम लोग इसको क्या पुट कर सकते हैं, 3 डेसिमल एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻10। तो 2 डेसिमल डिजिट को और आगे शिफ्ट किए और ये वैल्यू अप्रॉक्स में कितना हो रहा है, ये अप्रॉक्स में आपको 50 के अक्रॉस हो रहा है। तो 950 एंगस्ट्रम इसका फाइनल आंसर आपको आ जाएगा, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एंगस्ट्रम में। अगर आपको वेवलेंथ पूछ रहा होता मीटर में तो हम लोग मीटर में छोड़ देते। तो हमारा आंसर चूँकि एंगस्ट्रम में है तो एंगस्ट्रम में दे रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.19। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द ई इक्वल टू En, इसकी वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑर्बिटल। n इक्वल टू 2 ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी है ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो उतनी एनर्जी अगर हम लोग सप्लाई कर दें बाहर से तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी क्या हो गया हमारा, n इक्वल टू 2 ऑर्बिटल के क्रॉसपॉन्डिंग हमारी एनर्जी हो गई 2.5। इसमें हम लोगों को 0.5545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसी को आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिटल। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर हम लोग चाहिए तो फिर से वही फार्मूला है। सेम फार्मूला में हम लोग h की भी वैल्यू सेम है, c की वैल्यू सेम है। चेंज क्या हो गया, एनर्जी की वैल्यू चेंज हो गई। तो एनर्जी की वैल्यू जब हम लोग इसमें फिर से पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू अलग से आती है। ये वैल्यू अगर 4.5 इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो फाइनल एनर्जी इसमें लैम्डा क्या आता है, 3.6473 इंटू 10⁻⁷ मीटर आती है। तो ये रिक्वायर्ड वेवलेंथ है जिसको कि आपको सेंटीमीटर में पूछ रहा था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 10⁻5 सेंटीमीटर होगा, 3.64 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। और अगर इसी को एंगस्ट्रम में ले जाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻8 सेंटीमीटर के। तो 3 डेसिमल डिजिट और चाहिए तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2.20। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन कहाँ से मिलती है, डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूलिटी वाले इक्वेशन से मिलती है। और जो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपको लैम्डा इक्वल टू h बाय पी। h क्या हो गया, फिर से प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और p क्या है आपको मोमेंटम है।
तो मोमेंटम क्या होता है, एम भी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो जब इसी के वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस कर दिए, मास इंटू वेलोसिटी में तोड़ दिए, और फिर अब हम लोग प्लैंक कांस्टेंट, तो ये गिवन है, कांस्टेंट ही होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं इसमें, हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करने के बाद उसका जो वैल्यू आ रहा है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये है आप लोगों को 2.05 10⁷ मीटर पर सेकेंड। जब इसको रख के सॉल्व करते हैं तो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आती है, 3.551 इंटू 10⁻11 मीटर आता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.21। इसमें क्या कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻5 जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो हम लोगों को वेवलेंथ पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो हम लोगों को वेवलेंथ में, और हम लोगों को जो वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोगों को वेवलेंथ निकालने के लिए फिर से डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू hc/mv। तो mv के लिए काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो या तो हम वेलोसिटी अलग से निकाल सकते हैं या mv के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में अगर आप क्या करते हैं, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, तो mv² किसके बराबर हो जाएगा, हाफ को उधर ट्रांसफ़र कर दिए 6 इंटू 10⁻20। फिर इसमें मास से भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों साइड इक्वेशन के सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी थी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो उसी से मल्टीप्लाई किए, तो ये बराबर क्या हो गया, mv² इक्वल हो गया 54.6 इंटू 10⁻56 kg² मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर के। और इसको जब हम लोग स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो mv किसके बराबर हो जाएगा, mv बराबर हो जाएगा आपको 7.38 के। ये क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि अब उसको यूज़ करेंगे, mv को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसकी फाइनल वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया है अभी जस्ट। तो इसके हेल्प से हमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा वन स्टेप में हो जाएगा। तो हम लोगों को लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया हम लोगों को प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय mv। तो प्लैंक कांस्टेंट सेम डिवाइडेड बाय mv। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, 8.978 इंटू 10⁻7 मीटर आता है। आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रम में अगर पूछ रहा होता तो आपकी वैल्यू कितनी होती, ये वैल्यू होती है 897। इसमें 3 डेसिमल डिजिट को आगे शिफ्ट किए तो ये 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, 10⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। अगर कहीं पे 10⁻8 सेंटीमीटर है तो ये सेम किसके बराबर है, 10⁻10 मीटर के बराबर है, और ये सब मिलके किसके बराबर होगा, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 10⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग कहीं भी देखते हैं तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2.22। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हर गिवन स्पेसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का रूल है कि अगर कोई कैटायन है तो कैटायन कहने का मतलब पॉजिटिव आयन, तो इतने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, जितना उस पर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ किया है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कितना होता है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारा कितना बचा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज इसमें हम लोग
सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 18 बचा हुआ है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 बचा हुआ है। फिर कैल्शियम के लिए अगर हम लोग बात करें 20 होती है इसके एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे रिलीज़ हो गया तो 18 बचा हुआ है। सल्फ़र के लिए होता है 16 एटॉमिक नंबर, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहा है किसी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 16 + 2 हो जाएगा। इसके पहले क्या था, ये पहले था आपको 20 - 2 था, ये क्या था आपको 12 - 2 था, और ये क्या था आपको 19 - 1 था, ठीक है। और इसके पहले क्या था आपको 11 - 1 था। तो ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है आर्गन, तो इसमें 18 एटॉमिक नंबर, तो 18 इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन कौन से हैं, ये जो आपको ब्लू कलर वाला है ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, और ये जो आपको दूसरे कलर में है ये सारे के सारे एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं। ये क्लियर है। तो उसी चीज़ को हम लोग आंसर कर रहे हैं, तो ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के ग्रुप हो गए। दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, एक विथ 10 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या हो जाएगा आपको विथ 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आयंस आपको दिया है H-, कहने का मतलब है ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Na+, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, थे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11, तो अब कितने बचे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, जो कि आपको नियॉन के जैसा है। ये किसके जैसा है, नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है उसके बाद O2-, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसे हो गई है। फिर उसके बाद F-, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये क्या हो गया, ये भी 10 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस तरह से इसके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक नंबर, व्हाट आर द एटॉमिक, इसी में अगर हम लोग देखें इसमें क्या कर रहा है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट whose outermost electron are represented by, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है इसकी सबसेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर। आपको पता होना चाहिए कि अगर एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल स्पेसिस है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बट अगर ये आयन होता तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लें, तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये एटम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ना। तो देखिए आप लोगों को अगर 3s आउटरमोस्ट सेल में अगर 3s में इलेक्ट्रॉन है, तो इससे पहले वाले जितने भी लोअर सेल के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल थे वो जब तक कम्प्लीटली फिल नहीं होंगे तब तक हायर सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा फिल नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे आउटर सेल को फिल करें, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 हो जाएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 11, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 होगा, और उसके साथ हम लोगों को क्या होगा, ये हमारा प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा और ये एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से हम लोग अगर 2p3 के लिए बात करें तो 2p3 में अगर 2 के p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इससे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा और 2s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, जो कि 1s2 2s2 और 2p3 फाइनल आता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7, जो कि आपको नाइट्रोजन का है। फिर उसके बाद
अगर P में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, P ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को देखिएगा तो ये 1s2 2s2 2p5, बट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 9 कौन होगा, फ्लोरीन का आइटम होगा। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड पार्ट में, इसमें क्या कह रहा है कि विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। इसमें थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें जो आगे रिप्रेजेंट किया गया है ना नोबेल गैस, इसके एटॉमिक नंबर फिक्स है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हीलियम कंप्लीट होता है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोगों को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें ऐड करते हैं तो हीलियम 2s1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोगों को लिथियम एटॉमिक नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। और नियॉन 3s2 3p3 ये आपको फास्फोरस को रिप्रेजेंट करेगा। और आर्गन 4s2 और 3d1 ये आपको टाइटेनियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके साथ एटॉमिक नंबर क्या क्या हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर आपको 21 हो रहा है, 15 हो रहा है और 3 हो रहा है। तो यही सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे। तो हम लोगों को एटम्स इसके क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे लिथियम, फास्फोरस और टाइटेनियम। तो ये हम लोगों को एटम पूछ रहा था तो एटम आंसर करेंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा होता तो हम लोग फाइनल इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आंसर करते। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कह रहा है क्या, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ द g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो सबसेल है उसमें उसकी वैल्यू n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो l की वैल्यू जो होगी सबसेल के जो l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक छोटा वैल्यू चाहिए। तो अगर किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू g है, g कहने का मतलब 4 है, तो अगर हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और वाइटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर 4 है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n-1, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 की वैल्यू आपको 4 होनी चाहिए, मिनिमम n की वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 + 1। तो ये 5th ऑर्बिट के साथ अगर हम लोगों को 5th सेल है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो 5th सेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा, एक सबसेल होगा जिसको कि हम लोग जी सबसेल कहेंगे। तो जी सबसेल के लिए हम लोगों को मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या चाहिए, n की वैल्यू कम से कम 5 होगी। तो n की 5 वैल्यूज़ कम से कम होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, उसके साथ हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह का पॉसिबल है। तो उसी को हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 आंसर होगी फॉर जी सबसेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.25। ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l और ml फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। 3d कहने का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई, 3 जो होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है, d क्या होता है, d l को रिप्रेजेंट करता है। तो 3d के साथ अगर हम लोग देखें तो ये दोनों तो फिक्स ही हो गया 3d देने के बाद। इसके ml के क्रॉसपॉन्डिंग ml क्या होता है, ml होता है आपको l डिपेंडेंट होती है, और ml की वैल्यू हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -l से स्टार्ट होता हुआ -l+1 फिर उसके बाद -l+2 करता हुआ ये 0 तक जाएगा, फिर 0 से इंक्रीज़ करता हुआ 1 2 3 और ये लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा, +l तक जाएगा। तो इसमें अगर l की वैल्यू 2 है तो ये कहाँ कहाँ डिपेंड करेगा, -2 -1 0 1 एंड 2। 5 पॉसिबल वैल्यू इसके पॉसिबल है, ठीक ना। तो इसमें से कोई भी अगर 3d के किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो इसी 5 सेट में से कोई एक सेट हो सकता है जिसमें कि n = 3 l = 2 तो फिक्स होगा। बाकी आपको वैल्यू वेरी करेंगे, ml की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को कोई भी एक सेट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों को 2.26। इसमें क्या कह रहा है, एन एटम ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 29 इलेक्ट्रॉन, an atom of element containing 29 electron and 35 neutron. Deduce the number of proton and the electronic configuration of element. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन 29 है तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, प्रोटॉन भी 29 होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या कह रहा है, प्रोटॉन हमारा क्या होगा, 29 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी वैल्यू हमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि न्यूट्रॉन के कितने नंबर हैं। तो न्यूट्रॉन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एटॉमिक नंबर 29 हो गया तो एटम कौन हो जाएगा हमारा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर हो गया, कॉपर के साथ हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद क्या होगा 3p6। यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप फॉलो करते आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो क्या होता है, जो ऑटोमोस्ट सेल में कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड वाला कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें 3d10 जो कि जनरली 9 होता है और 4s2 होती है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या हो गया, ये मोर स्टेबल कंडीशन गेन करने के लिए डी का कंप्लीट फील्ड और 4s का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट है आप लोगों को गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसीज। स्पेसीज क्या क्या दिया हुआ है, स्पेसीज आप लोगों को दिया हुआ है H2+, कहने का मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, टोटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और 1 प्लस होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है। तो बचेगा कितना, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर H2 होता तो H2 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद O2+, O2 मीन्स और ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक ऑक्सीजन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन एटम में 16 इलेक्ट्रॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट बाय देम। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद का क्वेश्चन है आप लोगों को 2.28। ये कह रहा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ 3 n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L and ML फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पे। तो L की वैल्यू कौन कौन सी होगी, L की वैल्यू 0 होगी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को ML की वैल्यू अलग मिलेगी। ML की वैल्यू क्या होती है, -L से +L तक। तो ये वैल्यू 0 हो गया, एक ही हो गया, एक ही इसके ऑर्बिटल हुए। फिर L = 1 के क्रॉसपॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, -1 -0 और 1, ये px py pz के क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है। फिर उसके बाद L = 2 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना ऑर्बिटल होने वाला है, 5 ऑर्बिटल होने वाला है। इसमें क्या होगा आपको, -2 -1 0 1 एंड 2, ये सारे के सारे पॉसिबल वैल्यू हैं। तो हम लोगों को यही पूछ रहा था कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L and ML। तो इसके पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, इसके टोटल जो सेट होंगे, इसके सेट हम लोगों को पॉसिबल होंगे 1 for L = 0, 3 for L = 1 एंड 5 for L = 2। तो इस तरह से इसके टोटल सेट कितने हो गए, इसके टोटल सेट हो गए हम लोगों को 9 सेट हो गए। ठीक ना। तो 2n इसमें क्या होगा, टोटल सेट ऑफ ऑर्बिटल ये होता है n² के इक्वल। तो 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 9। तो इसके शॉर्ट फॉर्म भी आप आंसर कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो 3 का स्क्वायर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू n² के इक्वल होता है ऑफ ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो 2n² हो जाता। तो इसके साथ हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, लिस्ट ऑफ क्वांटम नंबर ML एंड L फॉर द इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। सेम उसी के लिए पूछ रहा है। तो हम लोगों को लिस्ट ऑफ क्वांटम नंबर,
इसमें जो लिस्ट होंगे इसके क्वांटम नंबर के, अब इस बार क्या हुआ है 3D फिक्स कर दिया है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए? 3D के लिए। 3D जैसे ही फिक्स कर दिया तो अब हम लोगों को क्या होगा, D वाले ही एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कोई, तो N की वैल्यू फिक्स हो गई, N = 3। L की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू 2 हो गई। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ML की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये 5 पॉसिबल सेट पॉसिबल हैं इसके, तो यही इसके 5 पॉसिबल सेट्स हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। तो इसमें अगर 1p के लिए हम लोग बात करें, 1p, 2s, 2p एंड 3f, ये सारे के सारे वैल्यू दिए हुए हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल है। तो 1p के लिए आपको क्या होना होगा, n की वैल्यू 1 होगी और p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू भी, l की वैल्यू भी 1 हो गई। तो इस कंडीशन में ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू आपको हमेशा n-1 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ये n के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर ये n और l दोनों इक्वल हो रहा है तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट सेट हमारा नहीं पॉसिबल होगा। सेकंड सेट के लिए बात करें 2s, तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0, ये पॉसिबल है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ पॉसिबल। फिर उसके बाद 2p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और l की वैल्यू क्या होगी, 1, ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन 3 का f, n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू भी क्या होगी, 3, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमारा 2 सेट पॉसिबल नहीं है और 2 सेट पॉसिबल है। 2 सेट कौन कौन सा नहीं पॉसिबल है, ये हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है और सेकेंड एंड थर्ड क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.29। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप लोगों को कि यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। फॉलोइंग क्वांटम नंबर में हम लोगों को n की वैल्यू दी हुई है, l की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए n की वैल्यू तो एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, लेकिन l की वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, SPDNF ऑर्बिटल यूज़ करते हैं। तो हर किसी के लिए हमने पहले से ही आपको डिफाइन कर रखा है, ये आप देखो वैल्यू यही होता है। तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग S, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग P एंड 2 के क्रॉसपॉन्डिंग D एंड 3 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, F होगा। तो जब इसको हम लोग फॉलो अप करते हैं तो ये क्या होता है, रिजल्ट हमारा आता है n = 1 और l = 0 के क्रॉसपॉन्डिंग आता है 1s, n = 3 और l = 1 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आएगा, 3 का p आएगा, n = 4 और l = 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 4d आएगा। फिर उसके बाद n = 4 एंड p = f, l = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, ये हम लोगों को 4 का f आएगा। ये सब सेल हम लोगों को, ये ऑर्बिटल हमारे लिए यही सेट होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.30। ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन गिविंग रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिटल है n = 0 से स्टार्ट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोगों को n = 1 से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू 0 नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब कि कोई ना कोई सेल तो हम लोगों को होगा, फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल होगा, थर्ड सेल होगा, 0 सेल नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू हमें 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कोई भी इंटीजर वैल्यू होता है। तो ये वाला वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 कैन नॉट बी 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैन नॉट बी 0। सेकंड में देखें तो सेकंड में सारे के सारे ठीक हैं। n = 1 मे बी पॉसिबल, l = 0 क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस वन। अगर n = 1 है तो l की वैल्यू n-1 मीन्स 0 हो सकता है, ml भी 0 हो सकता है और ms की वैल्यू आपको +½ n-½ में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। थर्ड वाले में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि इसकी n की वैल्यू तो 1 है, n में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन l की वैल्यू भी 1 है जो कि n = l के बराबर हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि l की जो वैल्यू होगी n-1 के इक्वल्स ही हो सकती है या इसकी मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक होगी। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, नहीं पॉसिबल है, n और l इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये n शुड नॉट बी इक्वल टू l।
फिर उसके बाद फोर्थ में चेक करें तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -12। ये पॉसिबल है, तो ये सेट हमारा पॉसिबल है। d पॉसिबल है, b पॉसिबल था, a पॉसिबल नहीं था और c पॉसिबल नहीं था। फिर e को अगर हम लोग चेक करें तो सेम यहाँ पे भी वही मिस्टेक है। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3, दोनों 3 हो रहा है, मतलब n इक्वल टू l, n और l इक्वल हो रहा है। फिर उसके बाद n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0 और s इक्वल टू हाफ, ये पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे सेट हम लोगों को जो पॉसिबल थे उसमें हम लोगों ने सिंपल पॉसिबल एज इट इज़ रहने दिया। जो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हमने रेड मार्क लगा दिया और उसके काउज आपको साइड में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके पॉसिबल रीज़न के साथ ये बता रहे हैं कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, NCERT के वीडियो को। ठीक है बच्चे, थैंक यू।